बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बड़ी अजीब सी होती चली जा रही है और इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। हुकूमत ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ठीक हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत तशवीशनाक है। उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। हुकूमत ने मुलाकात को रोक रखा है 18 तारीख तक, और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 15 तारीख तक हुकूमत ने अपने तमाम MNAs को वापस बुलाया है, अपने तमाम सेनेटर्स को वापस बुलाया है। जबकि ये जो ऑपरेशन है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पर, उनके ख़ानदानों पर दबाव डालने का, ये बहुत तेज़ हो गया है। यानी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA मौजूद है और उनको पकड़ने के लिए बाकायदा DIG रैंक के एक ऑफिसर ने एक ख़ास विंग है पुलिस का, उसको जो है वो हदायत जारी की और कहा गया कि फ़लाँ जगह पे आप पहुँच जाएँ, और वहाँ पे घेरा डला हुआ है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से और इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही है, तो आपने वहाँ पे मौजूद रहना है। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आपने उनको असिस्ट करना है। अब वो जो MNA हैं वो अपने घर के अंदर मौजूद है। उन MNA से रब्ता हुआ पार्टी के ज़राए का, तो उन्होंने ये बताया कि जी मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे ये उठाकर भी ले जाएंगे, मुझे अगर अगवा भी कर लिया जाएगा, लेकिन जिस वक्त मुझे असेंबली में पेश करेंगे वोट डालने के लिए, तो मैं इमरान खान का नारा बुलंद करूँगा और मैं किसी सूरत भी इमरान खान से गद्दारी और दगा नहीं करूँगा। ये MNA बड़ी उम्र के हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी मजबूती शो की है अब तक, और इससे पहले ये अगवा भी हो चुके हैं। और जब ये अगवा हुए थे तो मैंने आपको बताया था 4 MNAs की कहानी, तो ये उन 4 MNAs में से एक ये भी थे। और उस वक्त भी इन्होंने ये फैसला किया था कि इमरान खान की मंशा के खिलाफ ये किसी सूरत वोट नहीं डालेंगे। अभी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि अगर आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए तो हम आपको यहाँ से निकालते हैं, कोशिश करते हैं। और इनके घर के गिर्द जो है वो घेरा पड़ा हुआ है, पहरा लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो ज़्यादा लड़ाई या प्रेशर शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब ज़रा मुबीन आरिफ जट, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को गुजरावाला में शिकस्त दी थी, उनको देख लें। एक वड़ाइच साहब है, उनका डेरा तोड़ दिया है। एक और चौधरी साहब है, उनका डेरा भी तोड़ दिया है। जनूबी पंजाब में एक डेरा तोड़ दिया है, घर तबाह कर दिया है। तो लगातार निशाने इबरत बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब के MNAs को, और इसमें पुलिस और पंजाब की हुकूमत सहूलतकारी का काम कर रही है। और जो भी उनको अहकामात दिए जाते हैं वो मैंने उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, ताकि आईनी तरमीम के लिए मैक्सिमम दबाव डाल के कुछ ना कुछ करके वोट पूरे किए जा सकें। फिलहाल वोट पूरे नहीं हो रहे, और ये मुझे इस तरह पता चल रहा है कि जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं MNAs के घरों के बाहर, और जिस तरह वो में रिपोर्ट होती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बावजूद अभी तक अपने वोट पूरे करने में कामयाब नहीं हुए। यानी ये कहा गया कि ये भी पार्लिमानी पार्टी बैठेगी और ये सारे इकट्ठे होंगे और फैसला करेंगे और आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि वो कैंसिल हो गया है। और ये मामला अब कहा गया कि जो शंघाई ताउन तंजीम की समिट है उसके बाद पे ये मामला चला जाएगा। तो ये अजीबोगरीब एक सिनेरियो है। इसमें अब मैं आपको बता रहा था कि मुबीन आरिफ जट, उनके ख़ानदान के ऊपर इतना दबाव डाला गया, उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई, फैक्ट्री के मुलाजमीन जो हैं चौकीदार तक गिरफ्तार कर लिए गए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनके जो फार्म हाउस है वहाँ से बंदे उठा लिए गए, वो भी बंद कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि पूरा ख़ानदान दरबदर है। उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी या दूर के, उनको भी दबाव में डाला जा रहा है। उनके वालिद से मेरी बात हुई, आरिफ हुसैन जट साहब से, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बल्कि कोई वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। तो आरिफ हुसैन जट साहब जो है वो अपने पोते पोतियों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर वो दरबदर है। और मुबीन आरिफ जट जो है, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को शिकस्त दी थी, और वो इस वक्त लापता है, उन्होंने अपने आप को गायब किया हुआ है, खुद वो साइड पे हुए। तो दबाव पूरे खानदान पे डाला जा रहा है कि कुछ भी करे, एक वोट ही तो अपने आप से मांगा है। PTI में रहना चाहता रहे, PTI का टिकट भी आइंदा इसको मिल जाएगा, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप ये तरमीम में वोट डलवा दें। लेकिन मुबीन आरिफ जट जो है उसने इनकार कर दिया है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटमेंट के साथ खड़ा है। अब ये जब सारा सिनेरियो है, इसमें उन्होंने आईनी तरमीम करनी है और इमरान खान से तब तक रब्ता रोकना है। इमरान खान से रब्ता रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरान खान से रब्ता हुआ तो वो नया लाया अमल देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लोग हमेशा से शक करते हैं, शुबा करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं हमेशा एक मार्जिन रखता था, यानी मुझे हमेशा लगता था कि लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आदमी कंप्रोमाइज़ हो। हर आदमी एक सतह से आगे जा नहीं सकता ना। कोई बेचारा लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता, कोई नारा लगा सकता है, कोई वो भी नहीं लगा सकता, कोई जो है आंसू गैस का फक्का खा सकता है, कोई नहीं भी खा सकता, कोई 4 डंडे खा सकता है, कोई 1 डंडा खा सकता है, कोई डंडा खा भी नहीं सकता, कोई ऐसा होता है जो आगे से डंडे मारता भी है।
تو ہر آدمی میں فرق ہوتا ہے. تو یہ میں مارجن ہمیشہ رکھتا تھا, لیکن کمپرومائز ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کمپرومائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے نہ چھیڑیں, میں آپ کے لیے تھوڑا بہت مارجن کریٹ کروں گا. یعنی اس کو اندر کاٹتے ڈیل آپ کہتے ہیں. یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ میں جناب آپ کے اپوننٹ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ضرور ہوں, آپ کی اس پولیٹیکل پارٹی سے یا لیڈرشپ سے لڑائی ہے, آپ ان سے لڑیں, لیکن میں یہاں پہ موجود ہوں, میں جتنا ہو سکے گا آپ کو سرو کر دوں گا. مجھے میری عزت بھی رہنے دیں, مجھے میرا عہدہ بھی رہنے دیں, مجھے میرا مقام بھی رہنے دیں, مجھے اپنی پارٹی میں بھی رہنے دیں, لیکن جہاں جہاں آپ پھنسیں گے میں آپ کو نکالوں گا, لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کمپرومائز تھی. یہ بہت سارے لوگ کہتے تھے, لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن اب دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. خاص طور پہ انتظار حسین پنجوتا کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاموش ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ میں بتاتا ہوں. انتظار حسین پنجوتا وہ آدمی ہے جس کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, وہ ویسے ہی عمران خان کو پسند کرتا ہے. میری جب اس سے بات ہوئی تو اس نے صاف کہا, انہوں نے کہا جی میں پالیٹکس میں آ کر کیا کروں گا, میری اپنی اچھی بلی وکلا کی اپنی ایک میری پہچان ہے وکیلوں میں, اور میرا اپنا ایک کام ہے, میرا ایک اپنا کیریئر ہے, میں نے وہ کام کرنا ہے, اور جہاں اتنی ساری لیڈرشپ ہے وہاں پہ آ کر میں کیا کروں گا. مجھے تو صرف عمران خان کا ساتھی اس لیے بننا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا. یعنی میں نے جب پنجوتا صاحب سے بات کی, انتظار پنجوتا سے, تو ان کے کوئی بڑے بڑے سیاسی گولز نہیں تھے. ہاں ان کا بھائی نعیم جو ہے وہ بڑا زور لگاتا ہے پولیٹکس میں, اور وہ بڑا زبردست پولیٹیکل ورکر بھی ہے عمران خان صاحب کا, اور بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر کے طور پہ منوا رہا ہے. ہر جگہ وہ پہنچتا ہے, ہر قسم کی ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے, اور وہ پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے, پارٹی کے بیانیے کو لے کر چلتا ہے. تو وہ تو نعیم کا ایک الگ ہے. لیکن انتظار حسین پنجوتا جو ہے اس کا صرف ایک معاملہ تھا جس پہ پارٹی کی لیڈرشپ کو پرابلم تھی. وہ یہ تھا کہ وہ جو باہر دیکھتا تھا یا سنتا تھا یا جو انفارمیشن اس کو ملتی تھی, وہ اس کے اندر زیر زبر کا اضافہ یا کمی کیے بغیر وہ سیدھا جا کے عمران خان کو بتاتا تھا کہ جناب باہر یہ ہو رہا, ایگزیکٹ سچویشن یہ ہے. وہ کسی کا پردہ نہیں رکھتا تھا, کیونکہ عمران خان کو اس پہ اس بات کا بھروسہ تھا کہ یہ مجھے حقیقی پکچر دکھائے گا. اب وہ لیڈر ہے, اس کے بعد پوری انفارمیشن ہوگی تبھی وہ کوئی فیصلہ کرے گا. لہذا انتظار حسین پنجوتا وہ آدمی ہے جو باہر کی پوری انفارمیشن بغیر لگی لپٹی کے, کڑوا سچ بھی ہے تو ہر چیز عمران خان کے سامنے رکھ دیتا ہے. دوسرا, عمران خان انتظار حسین پنجوتا کو جو بھی عمران خان نے کہا, جو بھی انسٹرکشن دیں, انتظار حسین پنجوتا نے باہر آ کے پارٹی کی عادت کو ایز اٹ از بتا دیا. کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی, کوئی چیز. یعنی آپ کو یاد ہوگا جب ایک ایشو ہوا تھا تو پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی تھی شیر افضل مروت والے معاملے پہ, تو انتظار حسین پنجوتا ہے, انہوں نے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, ان کے اوپر بیک لیش آئے گا, انہوں نے ڈائریکٹلی جو تھا وہ بول دیا. تو اس آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کو کتنا ڈیمیج ہوتا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. اس کو صرف یہ تھا کہ میں نے عمران خان کو باہر کی دنیا کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے, پارٹی کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے, اور عمران خان اس پہ بھروسہ کرتے تھے. اب پارٹی کی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اندر سے پورا سچ باہر نہ آئے, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ باہر سے پورا سچ اندر نہ جائے. تو یہ ایک ایسا آدمی تھا, ایک ایسا لنک تھا جس کو توڑنا بہت ضروری تھا. تو انتظار حسین پنجوتا ہو گئے غائب. اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ نہیں بول رہے. اگر وہ نہ بولے نا اگلے 2-3 دن تک تو پھر میں بولوں گا. میں بتاؤں گا کہ انتظار حسین پنجوتا نے گرفتار ہونے سے پہلے یا اغوا ہونے سے پہلے مجھے ایک دن پہلے کیا کچھ بتایا تھا. مجھے کیا کچھ بتایا تھا کہ میں نے کس کس بندے کو کیا کیا پیغام پہنچایا, اور اس بندے نے آگے سے کس قسم کا رد عمل دیا. اور وہ جو رد عمل ہے نا, وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سنیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ کہاں کہاں پہ بیٹھے ہوئے کمپرومائزڈ ہیں. میں ابھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی اندرونی لڑائی کو بڑھاوا دیا جائے, لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پنجوتا صاحب کو خاموشی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے پارٹی آواز نہیں اٹھا رہی. تو پارٹی کی عادت کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو عمران خان کا بھلا چاہتے ہیں اور عمران خان کا رابطہ پاکستانیوں کے ساتھ چاہتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ایسا نہیں چاہتے, جو لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کٹ جائے, الگ ہو جائے, ہم موجے کرتے رہیں باہر اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو وہ لوگ کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے انتظار حسین پنجوتا کے لیے بھی اور عمران خان کی بہنوں کے لیے بھی. یعنی عمران خان کی بہنیں وہ دوسرا لنک ہے نا تگڑا, جو اب وہ پولیٹیکل تو ہے نہیں, اب وہ اتنا اچھا ان کا پولیٹیکل انالیسس بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ عمران خان کو جو سنتی ہیں دیکھتی ہیں وہ آگے بتا دیتی ہیں, اور عمران خان جو انہیں کہتے ہیں وہ باہر آ کے بول دیتی ہیں. لہذا عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ دوسرا لنک ہیں, وہ بھی اندر ہے, اور ان کے بارے میں پارٹی کتنا زور لگا رہی ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی دیکھ رہا ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुराद सईद साहब ने ये बात की और फिर फौरी तौर पे इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब डी चौक में 15 तारीख को हम दोबारा आ रहे हैं अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात वाला जो मामला उनकी बहन ने केस किया था, अब इंटरेस्टिंगली वो मामला जो है वो जाना तो चीफ जस्टिस के पास ही था ना, क्योंकि इमरान खान से रिलेटेड हर केस को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझते हैं कि उन्हीं के पास लगना चाहिए और वो ऑटोमेटिकली उनके पास जाके लग जाता है। समझ नहीं आती, वो केस जाके उनके पास लग गया तो जब लगा तभी हमें पता था कि ये नहीं मिलने देंगे, क्योंकि निज़ाम नहीं चाहता कि इमरान खान से मुलाकात हो 18 तारीख तक। तो उन्होंने कहा जी जब पाबंदी खत्म हो जाए ना तो इनकी मुलाकात करवा दीजिएगा। तो ये फैसला देने की जरूरत क्या थी? पाबंदी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली मुलाकात हो जाएगी ना, फिर तो आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पे इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए, ताकि इसको एक डीबी बैठ के सुनेगी, 2 जजेस सुनेंगे। तो ये जो ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अगर तो उन्होंने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया है तो, क्योंकि बाद का तहरीरी ऑर्डर इसलिए डिले किया जाता है ताकि उसके ऊपर अपील ना की जा सके। तो अगर तो तहरीरी ऑर्डर आ गया तो फौरी तौर पे अपील करनी चाहिए और डबल बेंच के अंदर जाके यही बात करनी चाहिए कि जनाब मुलाकात करवाएं इमरान खान से। अब मुलाकात जो है वो करवाई नहीं जा रही और डी चौक में आने का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। यहां मैं आपको फिर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अली अमीन गंडापुर के कंधों पे आ गई है। वजह यह है कि डी चौक पे जो कुछ हुआ गुज़िश्ता दफा, जितनी ताकत के साथ लोग पहुंचे, जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने जोर लगाया, यानी वो भी तारीखी है एक। अगर आप मोटरवे पे इस्लामाबाद एंट्री से पहले, या चले मैं आपको बताता हूं, टूल प्लाजा से पहले वाला अली अमीन गंडापुर कुछ और था और टूल प्लाजा के बाद वाला अली अमीन गंडापुर कुछ और था। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यानी टूल प्लाजा से पहले जो जिद्दोजहद, जो कोशिश, जो जोर लगाया और जो ब्रूटैलिटी का सामना किया फस्तायत का अली अमीन गंडापुर ने, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन टूल प्लाजा के बाद जीती हुई लड़ाई को जैसे हारा और फतह का ऐलान किए बगैर गायब हो गया और सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी से वो छुपता रहा, वो गंडापुर कुछ और था। यानी एक वजीर आला को ये जेब देता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने हो, मेरे जैसा बंदा हो तो चलो मैं साइड पे हो जाऊं, छुप जाऊं। मेरे घर पे जितनी दफा पुलिस आई है मैंने दरवाजे पे जाके रिसीव किया। यानी मेरे घर पे जब पुलिस आती थी तो मैं कहता था कि मेरे घर के अंदर ना जाए, मुझे ले जाएं, तो मैं जाके पुलिस को दरवाजे पे मिलता था। मैं वजीर आला तो नहीं हूं, लेकिन यहां वजीर आला के अपने घर के अंदर पुलिस आई है और वो छुप गए। मुझे हैरत हो रही है कि एक वजीर आला कैसे छुप सकता है। कोई आम आदमी तो नहीं है, कोई माजा साजा तो नहीं है, कोई गामा तो नहीं है, कोई अलिबे पेते तो नहीं है, कोई जैद और बकर तो नहीं है। भाई वजीर आला एक सूबे का, जब एक सूबे का वजीर आला है तो वो छुप कैसे सकता है पुलिस से? इसको तो चाहिए था पुलिस को आगे फेस करता और जो दरवाजा तोड़ रहा था उसके मुंह पे एक रैप्टा मारता रख के कि भाई तू दरवाजा क्यों तोड़ रहा है वजीर आला उसका, मुझे लेकर जाना, उठाकर लेकर जाओ, मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे बंद करते हो। होना तो ये चाहिए था उसूलन, लेकिन मिस कैलकुलेट हो गया। आप यहां पे भी मैं मार्जिन दे देता हूं, जब तक इमरान खान साहब अपना मौकिफ नहीं देते तब तक मार्जिन दे देते। लेकिन मामला यह है कि अब यह सारी लड़ाई अली अमीन गंडापुर के गले पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शदीद मायूस हैं, बहुत मायूस है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। वो इमरान खान को बाहर निकालना भी चाहते हैं, वो आईनी तरमीम को रोकना भी चाहते हैं, वो अदलिया के साथ खड़े भी होना चाहते हैं, वो सारा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो पार्टी की क्यादत ने उनके साथ किया डी चौक में, उसके बाद उन्हें सख्त मायूसी है और वो ये सोच रहे हैं जब हमें लीड ही कोई नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करें। इमरान खान जेल में, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अब या तो मुराद सईद को निकालें और लाकर उन्हें कहें जी सामने आ जाओ। मुराद सईद का प्रॉब्लम आप सबको पता है। 3 बंदे हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया है कि आप लोगों ने सामने नहीं आना। नंबर 1 मुराद सईद, वो इसलिए कि इमरान खान को इस बात का पता है कि मुराद सईद को पकड़ेंगे और मुराद सईद पे बदतरीन टॉर्चर भी कर सकते हैं और मुराद सईद को शायद मारा भी जा सकता है। ये उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं। और मुराद सईद को अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मुराद सईद को एक लिंक बनाएंगे इमरान खान साहब को संगीन मुकदमात में फंसाने के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब की हदायत पे मुराद सईद सामने नहीं आता। नंबर 2 कासिम सूरी। कासिम सूरी वो आदमी है, सच बोलना चाहिए, कि जब असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया था इमरान खान साहब को कि जनाब मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कासिम सूरी ने वो किया था और उस वक्त कासिम सूरी ने फैसला सुनाया था और एक रूलिंग दी थी कौमी असम्बली में। ये रूलिंग जो है असद कैसर साहब को देनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं दी ना, वो पीछे हट गए। लेकिन कासिम सूरी ने कहा मैं खान साहब आपके साथ खड़ा हूं, उन्होंने जाके रूलिंग दे दी। उस रूलिंग की बुनियाद पे आज भी इमरान खान साहब को जो है वो गद्दारी का और आइन से गद्दारी का मुकदमा उन पे बनाने की बार बार कोशिश की जाती है। तो उसमें कासिम सूरी को पकड़ के रगड़ा दे के और कोशिश की जाएगी कि इसमें इमरान खान साहब को फंसाया जाए। तो ये दूसरा आदमी है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि मंजर आम पे बिल्कुल नहीं आना। यानी इनका कंट्रीब्यूशन यही है कि ये सामने ना आए।
لیکن कासिम सूरी पहले पाकिस्तान में थे, फिर अमेरिका में चले गए हैं, वो अभी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके सारे घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा कर लिया, उनका जो कारोबार है वो भी बंद कर दिया। तो कासिम सूरी को तो इन्होंने निशाने इबरत बनाया। इसी तरह मुराद सईद के घर वालों के साथ भी हुआ। मुराद सईद को बहुत लैंडलॉर्ड तो नहीं था, कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी था उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनकी फैमिली को बहुत अजियत का निशाना बनाया है। इसी तरह कासिम सूरी की फैमिली को लगातार अभी तक अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उनके जानने वालों को भी। लेकिन कासिम सूरी को भी ये था कि अगर कासिम सूरी पकड़ा गया तो इमरान खान को एक नए मामले में लपेटा जाएगा, लिहाजा इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने भी गिरफ्तारी देने से गुरेज किया और वो रूपोश हो गए। लेकिन जब वो रूपोश थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, फिर वो अमेरिका चले गए। वहां जाके वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बल्कि पार्टी के जो फैसले हैं उनके अंदर वो कमेटी में शामिल है और उन फैसलों का एक हिस्सा भी है। जुल्फी बुखारी, इनको भी इमरान खान साहब ने रोका कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी और आपने गिरफ्तार नहीं होना, क्योंकि इसको भी पकड़ के इमरान खान के खिलाफ कोशिश की जानी थी कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस किया जाए। जुल्फी बुखारी का भी यहाँ पे यही हुआ, जो उनकी आबाई ज़मीन है वो सारी कब्जा कर ली गई, उसके ऊपर जो है वो हर चीज़ जब्त कर ली गई और उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। लेकिन यही जुल्फी बुखारी है जो पाकिस्तान से बाहर रहकर इमरान खान के ज़्यादा काम आए। यानी वहाँ इन्होंने बहुत सारे मामला संभाले, यानी यूएन के अंदर जो हुआ, आलमी सतह पे मुख्तलिफ मुल्कों में जो करारदादें आई, जो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जो कुछ यूएन में हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, जो इस वक्त बरतानिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, तो ये सारा का सारा मामला आलमी सतह पे इमरान खान साहब के केस को जो उठाया है वो जुल्फी बुखारी ने उठाया और उसकी कीमत भी अदा की है। तो ये तीन आदमी मैं आपको कैटेगरिकली बता रहा हूं, इनको तो इमरान खान साहब चाहते ही नहीं है कि ये सामने आए और गिरफ्तार हो। तो बात कहां से चली और कहां तक पहुंच गई। लेकिन अब मामला ये है कि लीड कौन करेगा। क्या अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा आएंगे तो लोग उनके साथ आएंगे और उस तरीके से आएंगे डी चौक के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। गंडापुर ने कहा था मैं दोबारा आऊंगा। अब अगर इमरान खान को नहीं मिलाया जाता तो क्या 14 तारीख को गंडापुर वंस अगेन या 15 तारीख को दोबारा से गंडापुर साहब, ये बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, एक बड़ा काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा डी चौक के लिए निकलेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गारंटी दे दी गई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद नहीं आएगी। तो क्या वाकई कोई ऐसी गारंटी दी गई है? ये बड़े सवाल आते हैं, इनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। आईनी तरमीम के लिए जितना जोर लगाया जा रहा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई तरीके तो एतमाद पेश कर दी जाएगी ताकि हफ्ता 10 दिन जो है वो डिले में चला जाए मामला और कादी फायदी सारे रिटायर हो जाए इस बीच में। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, लेकिन अगले वीलॉग में जरा तफसील से बताता हूं, टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। सियासी कमेटी ने जो है वो फैसला किया है और वो ये है कि 15 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा डी चौक की तरफ निकलेगी और इसलिए पंजाब के जो एहतजाज हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जबकि 26वीं आईनी तरमीम का जो डाटा है वो पेश कर दिया गया है, हुकूमत ने पेश कर दिया है। फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि कमेटी में चीज़ें आ गई हैं, लेट्स सी वहाँ क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।